सास बहू प्रॉपर्टी डिस्प्यूट, सिविल कोर्ट जाएगा या फैमिली कोर्ट? दिल्ली हाई कोर्ट ने बड़ा जवाब दिया है। सिर्फ शादी का रिश्ता काफी नहीं, कोर्ट देखेगा असली डिस्प्यूट प्रॉपर्टी का है या मैरिज का। पूरे वीडियो को अंत तक देखें। आज की बड़ी लीगल अपडेट दिल्ली हाई कोर्ट से है। सवाल सीधा है लेकिन असर बहुत बड़ा है। अगर मदर इन लॉ कहती है कि घर मेरी सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी है और डॉटर इन लॉ कहती है कि ये मेरा शेयर्ड हाउस होल्ड है, तो मामला कहाँ जाएगा? फैमिली कोर्ट में या ऑर्डिनरी सिविल कोर्ट में? और क्या सिर्फ शादी का रिश्ता होने से हर प्रॉपर्टी डिस्प्यूट मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट बन जाता है? नमस्कार, मैं हूँ सोनिया और आप देख रहे हैं कानून प्लस। कानून प्लस पर हम सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, हाई कोर्ट्स, फैमिली लॉ, प्रॉपर्टी डिस्प्यूट्स और सिटीजन्स राइट्स जैसे गंभीर लीगल इश्यूज को सरल भाषा में समझाते हैं। अगर आप इम्पोर्टेंट जजमेंट्स को प्रैक्टिकल और क्लियर तरीके से समझना चाहते हैं तो अभी कानून प्लस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, क्योंकि आज का सवाल सिर्फ सास और बहू के डिस्प्यूट का नहीं है। ये सवाल है प्रॉपर्टी राइट्स, शेयर्ड हाउस होल्ड, वुमेन्स रेजिडेंस राइट्स और फैमिली डिस्प्यूट्स में सही कोर्ट की जुरिस्डिक्शन का। दिल्ली हाई कोर्ट ने इसी इश्यू पर एक इम्पोर्टेंट क्लैरिफिकेशन दिया है। कोर्ट ने कहा है कि इन लॉज और डॉटर इन लॉ के बीच प्रॉपर्टी ऑनरशिप डिस्प्यूट सिर्फ इसलिए फैमिली कोर्ट के एक्सक्लूसिव जुरिस्डिक्शन में नहीं चला जाएगा क्योंकि पार्टीज मैरिज से रिलेटेड हैं। अगर डिस्प्यूट का रियल इश्यू ओनरशिप, पोजेशन, इंजंक्शन या सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी है तो ऑर्डिनरी सिविल कोर्ट भी इसे सुन सकता है। मामला एक मदर इन लॉ की सूट से जुड़ा था। मदर इन लॉ ने अपने सन और डॉटर इन लॉ के खिलाफ मैंडेटरी और परमानेंट इंजंक्शन की सूट फाइल की थी। उनका क्लेम था कि प्रॉपर्टी उनकी सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी है। उनका कहना था कि सन और डॉटर इन लॉ केवल लाइसेंसी की तरह प्रॉपर्टी के सेकंड फ्लोर पर रह रहे थे, इसलिए उन्होंने कोर्ट से डायरेक्शन मांगी कि दोनों प्रेमिसेस खाली करें। दूसरी तरफ डॉटर इन लॉ ने सिविल कोर्ट की जुरिस्डिक्शन को चैलेंज किया। उनका आर्ग्यूमेंट था कि डिस्प्यूट मैट्रिमोनियल रिलेशनशिप से अराइजिंग है, इसलिए फैमिली कोर्ट ही इसे सुनेगा। उन्होंने फैमिली कोर्ट्स एक्ट 1984 के सेक्शन 7 और 8 का सहारा लिया। उन्होंने यह भी कहा कि प्रॉपर्टी प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के तहत उनका शेयर्ड हाउस होल्ड है। लेकिन दिल्ली हाई कोर्ट ने इस आर्ग्यूमेंट को एक्सेप्ट नहीं किया। जस्टिस अमित शर्मा ने कहा कि मदर इन लॉ की इंजंक्शन क्लेम मैरिटल रिलेशनशिप से नहीं बल्कि प्रॉपर्टी ऑनरशिप से अराइजिंग है। कोर्ट ने साफ किया कि इम्यूवेबल प्रॉपर्टी पर प्रोप्राइटरी राइट्स मैरिज से इंडिपेंडेंट हो सकते हैं, यानी सिर्फ इसलिए कि पार्टीज इन लॉज और डॉटर इन लॉज हैं, डिस्प्यूट ऑटोमेटिकली फैमिली कोर्ट का मामला नहीं बन जाता। कोर्ट ने गीता आनंद वर्सेस तान्या अर्जुन जजमेंट पर रिलायंस किया और कहा कि रियल टेस्ट ये है कि कॉज ऑफ एक्शन डायरेक्टली मैरिटल रिलेशनशिप से अराइज हो रहा है या नहीं। अगर डिस्प्यूट का कोर कारण मैरिज है तो फैमिली कोर्ट की जुरिस्डिक्शन आ सकती है, लेकिन अगर डिस्प्यूट का कोर कारण ओनरशिप, पोजेशन या प्रॉपर्टी टाइटल है तो ऑर्डिनरी सिविल कोर्ट का जुरिस्डिक्शन बना रह सकता है। इस केस में मदर इन लॉ का क्लेम ये था कि प्रॉपर्टी उनकी सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी है। उनका रिलीफ मैरिडियल डिस्प्यूट पर बेस्ड नहीं था, उनका रिलीफ ऑनरशिप राइट्स पर बेस्ड था। इसलिए दिल्ली हाई कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट का ऑर्डर अपहोल्ड किया। कोर्ट ने डॉटर इन लॉ की ऑर्डर 7 रूल 11 CPC वाली एप्लीकेशन रिजेक्ट करने के डिसीजन को सही माना। अब इसका प्रैक्टिकल मीनिंग क्या है? पहली बात, हर इन लॉ प्रॉपर्टी डिस्प्यूट ऑटोमेटिकली फैमिली कोर्ट में नहीं जाएगा। दूसरी बात, अगर मदर इन लॉ या फादर इन लॉ अपनी सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी पर ऑनरशिप क्लेम कर रहे हैं तो वे सिविल कोर्ट में इंजंक्शन या पोजेशन रिलेटेड रिलीफ मांग सकते हैं। तीसरी बात, डॉटर इन लॉ का शेयर्ड हाउस होल्ड क्लेम इम्पोर्टेंट हो सकता है, लेकिन वह हर ओनरशिप डिस्प्यूट को ऑटोमेटिकली फैमिली कोर्ट में ट्रांसफर कराने का ग्राउंड नहीं बनता। चौथी बात, कोर्ट सबसे पहले यह देखेगा कि रियल कॉज ऑफ एक्शन क्या है। क्या डिस्प्यूट मैरिज से डायरेक्टली पैदा हुआ या डिस्प्यूट प्रॉपर्टी टाइटल और ऑनरशिप से पैदा हुआ? यही डिफरेंस केस का रिजल्ट तय कर सकता है। लेकिन यहाँ एक बहुत जरूरी लीगल कॉशन है। इस जजमेंट को इस तरह बिल्कुल नहीं समझना चाहिए कि डॉटर इन लॉ के रेजिडेंस राइट्स खत्म हो गए। डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट में रेजिडेंस राइट्स और शेयर्ड हाउस होल्ड के सवाल अलग लीगल इश्यूज हैं। अगर फैक्ट्स अलग हों, क्रूअल्टी या डोमेस्टिक वायलेंस का एंगल हो, मैट्रिमोनियल रिलीफ मांगा गया हो या रेजिडेंस प्रोटेक्शन का डायरेक्ट इश्यू हो, तो लीगल एनालिसिस भी अलग हो सकता है। दिल्ली हाई कोर्ट ने यहाँ सिर्फ यह क्लेरिफाई किया है कि सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी पर ऑनरशिप बेस्ड इंजंक्शन सूट को केवल मैरिज रिलेशन के कारण फैमिली कोर्ट में भेजना जरूरी नहीं है। अब क्रिटिकल असेसमेंट की बात करते हैं। यह जजमेंट प्रॉपर्टी ओनर्स, स्पेशली सीनियर सिटीजन्स और पेरेंट्स इन लॉ के लिए इम्पोर्टेंट है। कई बार पेरेंट्स अपनी लाइफ टाइम सेविंग्स से प्रॉपर्टी खरीदते हैं। बाद में मैरिडियल कॉन्फ्लिक्ट होने पर वही प्रॉपर्टी फैमिली डिस्प्यूट का बैटलफील्ड बन जाती है।
ऐसे मामलों में अगर ऑनर को हर बार फैमिली कोर्ट में ही जाना पड़े तो प्योर ऑनरशिप डिस्प्यूट्स अननेसेसरीली मैरिडियल लिटिगेशन में उलझ सकते हैं। इस जजमेंट से सिविल कोर्ट जुरिस्डिक्शन की क्लैरिटी मिलती है, लेकिन दूसरी तरफ सोशल इम्पैक्ट भी सीरियस है। इंडिया में बहुत सी विमेन मैरिज के बाद हस्बैंड के घर में रहती हैं। कई बार उनके पास इंडिपेंडेंट फाइनेंशियल सिक्योरिटी नहीं होती। अगर हर सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी केस में ओनर्स राइट को मैकेनिकली प्रेफर किया जाए तो वल्नरेबल डॉटर इन लॉ या डिजर्टेड वाइफ को हाउसिंग इनसिक्योरिटी का खतरा हो सकता है। इसलिए बैलेंस जरूरी है। ओनर के प्रॉपर्टी राइट्स भी इम्पोर्टेंट हैं, डॉटर इन लॉ के रेजिडेंस राइट्स भी इम्पोर्टेंट हैं, सीनियर सिटीजन्स की डिग्निटी भी इम्पोर्टेंट है और मैरिडियल अब्यूज या एविक्शन प्रेशर के केसेस को भी लाइटली नहीं लिया जा सकता। इस जजमेंट का असली वैल्यू यही है कि कोर्ट ने एक बाउंड्री ड्रॉ की है। फैमिली रिलेशनशिप होना काफी नहीं है। कोर्ट को देखना होगा कि डिस्प्यूट की रियल नेचर क्या है। अगर डिस्प्यूट ऑनरशिप का है तो सिविल कोर्ट, अगर डिस्प्यूट डायरेक्टली मैरिजेटिनल राइट्स, मेंटेनेंस, कस्टडी, रेसिडेंस प्रोटेक्शन या डोमेस्टिक रिलेशनशिप से अर्जिंग है तो फैमिली कोर्ट या अप्रोप्रिएट फोरम। ये डिस्टिंक्शन ऑर्डिनरी फैमिलीज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आजकल प्रॉपर्टी डिस्प्यूट्स और मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट्स अक्सर मिक्स हो जाते हैं। कई बार प्रॉपर्टी लिटिगेशन मैरिजेटिनल प्रेशर टूल बन जाती है और कई बार मैरिजेटिनल डिस्प्यूट के नाम पर जेन्युइन प्रॉपर्टी ओनरशिप राइट्स को डिले किया जाता है। कोर्ट का मैसेज सिंपल है, रिलेशनशिप देखना जरूरी है, लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी है कॉज ऑफ एक्शन देखना। आज का टेक अवे यह है, सिर्फ इन लॉज और डॉटर इन लॉज होने से प्रॉपर्टी डिस्प्यूट फैमिली कोर्ट में नहीं जाएगा। अगर मामला सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी, ऑनरशिप राइट्स और इंजंक्शन का है तो ऑर्डिनरी सिविल कोर्ट का जुरिस्डिक्शन बना रह सकता है, लेकिन डॉटर इन लॉ के रेजिडेंस राइट्स को भी फैक्ट्स के आधार पर अलग से एग्जामिन किया जा सकता है। अब सवाल आपके लिए है, क्या पेरेंट्स इन लॉ की सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी पर उनके ओनरशिप राइट्स को स्ट्रॉन्गर प्रोटेक्शन मिलनी चाहिए या डॉटर इन लॉ के शेयर्ड हाउसहोल्ड क्लेम को वाइडर प्रोटेक्शन मिलना चाहिए? और क्या इंडिया में फैमिली प्रॉपर्टी डिस्प्यूट्स के लिए क्लियरर लीगल फ्रेमवर्क की जरूरत है? अपनी राय कमेंट में लिखिए। अगर आपको यह लीगल अपडेट यूजफुल लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, कानून प्लस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ऐसे इम्पोर्टेंट जजमेंट्स को सरल भाषा में समझने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। होप टू सी यू अगेन। एडियोस एंड गुड बाय। आपकी राय क्या है? कमेंट में लिखिए, वीडियो लाइक कीजिए और कानून प्लस को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।